हाय एवरीवन, आई एम छवि, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, इस वीडियो में आई विल टेल यू कि जो सेक्शन 5 का जो क्लॉज सेकंड है वो क्या बताता है। कौन से एक्ट का? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। देखो, मैंने जैसे पहले पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो किसके बारे में बात करता है? वो कंडीशंस बताता है हमें कि आपको अगर वैलिड हिंदू मैरिज में अगर एंटर करना है तो आपको क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको जो है क्या करनी पड़ेंगी, फुलफिल करनी पड़ेंगी, कंप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो या तो आपकी मैरिज जो है वॉइड हो जाएगी अंडर सेक्शन 11 या फिर जो है वॉइडेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 12। सो अब यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर देखो हमने बाइगैमी के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बाइगैमी क्या होती है, बाइगैमी किन किन सर्कमस्टांसेस में कमिट होती है, किन किन सर्कमस्टांसेस में नहीं होती है। सो आज इस वीडियो में जो है हम किसके बारे में बात करेंगे? क्लॉज सेकंड के बारे में बात करेंगे, जो कि सेक्शन 5 का है, जो किसके बारे में बात करता है, जो हमें बताता है मेंटल कैपेसिटी की। देखो, जब आप सेक्शन 5 पढ़ोगे ना, सेक्शन 5 कैसे रन करता है, सेक्शन 5 का जो सब क्लॉज 2 है, सेक्शन 5 का जो क्लॉज 2 है वो कैसे रन करता है? वो बेसिकली कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी, एंड देन जो है 3 कंडीशंस मेंशन करी गई हैं। सो देखो, ऑलवेज कीप इन माइंड कि हम जो आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे मेंटल कैपेसिटी की, वो सिर्फ और सिर्फ कब होनी चाहिए? अगर वो एट द टाइम ऑफ मैरिज होगी, मतलब ये 3 कंडीशंस जो अभी हम इस वीडियो में समझेंगे, वो अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज होगी तभी जो है आपका केस जो है इस सेक्शन के अंदर जो है फॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आपकी मैरिज के बाद आपको ये सारी कोई ऐसी मेंटल डिसऑर्डर अगर आपको हो जाता है, देन दिस सेक्शन वुड नॉट बी अट्रैक्टेड, दिस सेक्शन वुड ओनली बी अट्रैक्टेड। ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब आपका जो है ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके, सो अब बात करते हैं कि चलो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन 5 क्लॉज 2 में मेंशन है। सो सेक्शन 5 क्लॉज 2 जो कहता है वो क्या कहता है? सबसे पहला कहता है कि इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। सो बेसिकली जो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। और वो इनकेपेबल कैसे है वैलिड कंसेंट देने के लिए? ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सो अब हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो इस सेक्शन के अंदर अट्रैक्ट कर लेगी। नो, ये सेक्शन क्लियरली बोलता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नीदर पार्टी इज कोई भी पार्टी जो है वो इनकेपेबल है गिविंग ऑफ वैलिड कंसेंट। मतलब ऐसी वैसी कंसेंट नहीं, वो जो है वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रही है। किस चक्कर में? वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के चक्कर में। अगर कोई और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है जिसमें वो वैलिड कंसेंट दे पा रही है, देन दिस सेक्शन वुड नॉट अप्लाई। Keep this in mind. So when we are talking about this part, ये first जो A part है वो क्या कहता है? That neither party is at the time of marriage is incapable of giving a valid consent due to unsoundness of mind. अगर ऐसा कोई clause है तो इसके अंदर जो है फॉल करेगा। नाउ जब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि इवन दो दैट पार्टी इज केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, वो जो पार्टी जो है वो कोई भी हो सकता है पर्सन, वो केपेबल तो है वैलिड कंसेंट देने के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम मेंटल डिसऑर्डर ही और शी इज अनफिट फॉर मैरिज और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। सो बेसिकली जो सेकंड कंडीशन है हमारी, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि चलो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में तो हमने बोला था कि वो इनकेपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए, लेकिन सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि चलो ठीक है, अगर वो पार्टी जो है, अगर वो पर्सन है वो केपेबल भी है वैलिड कंसेंट देने के लिए, लेकिन वो कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है जिसकी वजह से ही और शी इज़ अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ना तो वो मैरिज के लिए फिट है और ना ही जो है प्रोक्रिएट करने के लिए, मतलब चिल्ड्रन को प्रोक्रिएट करने के लिए फिट है। सो सेकेंड क्लॉज बात करता है कि अगर आप जो है आपका मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है जो कि आपको जो है इनकैपेसिटेट करता है मैरिज के लिए या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, देन ऑल्सो योर केस वुड फॉल अंडर द सेक्शन। अब मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, क्या नहीं होता, हम किन किन सर्कमस्टांसेस को जो है मेंटल डिसऑर्डर मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखो, सेक्शन 5 तो जो है इसके बारे में कोई डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं बताता। सेक्शन 5 ने जो है कहीं पर भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि मेंटल डिसऑर्डर का क्या मतलब है, लेकिन जब हम आगे सेक्शन 13 पढ़ेंगे तो सेक्शन 13 का जो सबसेक्शन 1 का जो
थर्ड क्लॉज है उसमें जो है मेंटल डिसऑर्डर की जो है डेफिनेशन दी गई है, मेंटल डिसऑर्डर बेसिकली जो है एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पर, लेकिन सेक्शन 5 में मेंटल डिसऑर्डर इज नॉट एक्सप्लेन। ओके, इफ यू वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली मेंटल डिसऑर्डर इज, रेफर दिस सेक्शन। ओके, अब हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, अब बात आती है थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन कहती है कि इज हैविंग रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। सो अगर कोई इंसान ऐसा है, कोई पर्सन ऐसा है जिसको जो है रिकरेंट अटैक्स पड़ते हैं, किसके, इंसैनिटी के, दौरे बोलते हैं ना, तो अगर ऐसे कोई अटैक्स पड़ते हैं इंसैनिटी के, तो वो वाला जो केस है वो भी जो है यहाँ पर फॉल होगा। सो बेसिकली ये सेक्शन 5 का जो क्लॉज सेकंड है वो हमें ये बताता है कि आपको मैरिज में एंटर करने के लिए, एक वैलिड मैरिज में एंटर करने के लिए ये चीज़ें नहीं सफ़र करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके, अब बात आती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। सो देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ की जब हम बात करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किसके ऊपर होगा, पेटिशनर के ऊपर होगा। मतलब कि जो इंसान कोर्ट के डोर्स जो है नॉक कर रहा है, कोर्ट को अप्रोच कर रहा है कि हाँ माय स्पाउस इज सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दैट, सो उसको प्रूव करना पड़ेगा दैट यस she is actually suffering and she is actually of unsoundness of mind, or she is actually having a recurrent attacks of insanity, or she is unfit for marriage and procreation of children। ऑल राइट, सो ये 3 कंडीशंस थी सेक्शन 5 की जो हमें बताता है कि क्या बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है, वैलिड मैरिज में एंटर करने के लिए जो है ये सारी कंडीशन जो हैं नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस से अगर आपका स्पाउस या फिर पर्सन जो है सफ़र नहीं कर रहा होगा, देन एंड ओनली यू कैन एंटर इनटू अ वैलिड मैरिज। ऑल राइट, सो ये हमारा जो है सेक्शन 5 क्लॉज 2 था। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। सो अब एक चीज़ बात यहाँ पर ये है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि ये जो 3 कंडीशंस यहाँ पर मेंशन करी हुई हैं, जो आपके पास बेयर एक्ट होगा तो आप अपने बेयर एक्ट में देखना, उसमें जो डिटेल्ड में जो ये 3 कंडीशंस मेंशन करी गई हैं क्लॉज 2 में, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, या फिर अगर आप तीनों कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी जो है आप बेसिकली इस सेक्शन के अंदर जो है आपका केस फॉल करेगा, येस और नो, मतलब ये इंडिपेंडेंट हैं या फिर नहीं है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, देखो यहाँ पर जो है आप अपने बेयर एक्ट में भी देखोगे तो यहाँ पर जो है और वर्ड यूज़ करा गया है, और वर्ड यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ एंड। सो और वर्ड यूज़ किया है और एंड वर्ड यूज़ नहीं करा गया। सो और का मतलब ये है कि दीज कंडीशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, विच बेसिकली मीन्स दैट कि इस सेक्शन के अंदर आप अपना केस फॉल कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। अगर आपकी कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, देन योर केस विल फॉल अंडर दिस सेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, विच बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि अगर यहाँ पे एंड लिखा होता ना, तो एंड में तो होता कि अगर आप तीनों कंडीशंस फुलफिल करोगे देन योर केस विल फॉल अंडर दिस सेक्शन, बट हेयर द वर्ड और इज रिटन। सो इवन दो योर स्पाउस, मतलब कि आपकी स्पाउस जो है शी और ही इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, बट शी इज fit for marriage and procreation, then only you can get your marriage annulled. Are you getting? So basically यहाँ पर यही है कि आपकी जो इन तीनों में से अगर आप कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल कर देते हो तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकते हो। So I hope this is clear. This topic of mental capacity is clear to everyone. Thank you so much. Bye bye.